मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ ऐसे कलम के सिपाही को जिसकी खामोशी के साथ पूरे शहर पर नज़र है, जो बड़ा बेबाक है, जिसके अल्फाज हकीकत और ख़याल दोनों की तर्जुमानी है। मेरी मुराद हमारे हरदिल अज़ीज़ राइटर कुतुबुद्दीन शाहिद साहब से है कि वो आएँ और अपने चंद अल्फाज हमारे साथ साझे करें। आज की तकरीब के सदर रिजवान अब्दुल शेख मुत्तलिब साहब, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी अताउर रहमान साहब, मेरे पेशवा मुक़र्रिर डॉक्टर रौनक रईस साहबा, और अभी यहाँ से तशरीफ़ ले गई जबरिया काजी साहबा, अब्दुल सत्तार अब्दुल गनी साहब, और सोसाइटी के सरबराह अकील साहब, सोसाइटी के दीगर ज़िम्मेदारान, यहाँ मौजूद तमाम अहबाब, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा उन तलबा और तालिबात को जिन्हें आज यहाँ एजाज़ मिलने वाला है, जिनकी कामयाबियों का जश्न मनाने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, जिनके एजाज़ में तकरीब बरपा है। अगर उनकी कामयाबी ना होती तो शायद ये महफ़िल ना होती, शायद हम यहाँ बुलाए न जाते और हम आपसे ख़ताब न करते। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन तलबा का जिनके एजाज़ में और जिनके तुफ़ैल ये महफ़िल मुनक़्क़िद हुई है। जैसा कि रौनक रईस साहब ने कहा था कि तलबा इस वक्त जो है किसी की तकरीर के मूड में नहीं है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए हमको भी, तो ये भी गलत नहीं होगा। इसलिए मैं 2-4 मिनट आपका वक्त ज़रूर लूँगा और जो बातें करूँगा वो आपके लिए ही करूँगा, आपसे ही करूँगा। मैं छोटे छोटे 3 पॉइंट से बात करूँगा। जैसे कि आपको अगर आज यहाँ इनाम मिलने वाला है, आपको यहाँ इनाम मिल रहा है, तो उसकी वजह यह है कि आपने मेहनत की है और सही समत में मेहनत की है। तो ये उन तलबा के लिए भी है जो किसी वजह से आज इनाम नहीं पा रहे हैं। उन्हें हौसला हारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपने मेहनत को सवा करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है। जितनी मेहनत उन्होंने की थी उसमें आइंदा जब भी उनको मौका मिले उससे थोड़ी सी उसमें और थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है उसको। मैं एक मिसाल छोटी सी दूंगा कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अगर आप मेहनत करेंगे तो वो मेहनत आपको अगर बर वक्त मतलब उस साल या उस मौके पर आपको उसका फल नहीं मिले तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी मेहनत रायगा चली गई। वो मेहनत आपकी काउंट होगी और वो मेहनत आइंदा काम आएगी। आपको किसी न किसी मौके पर, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मेहनत कभी अपना फल आपको ज़रूर देगी, कभी रायगा नहीं जाएगी। मिसाल एक दूंगा मैं छोटी सी कि इस महफिल में बैठने वाले तमाम लोग, मैं समझता हूँ कि मतलब मछलियों के शायक सभी होंगे, मछली सब खाते होंगे। मछली खाते हैं आप लोग? इन मछलियों में से मैं 3 तरह की मछलियों का तज़किरा करूँगा कि उनकी कद्र कीमत कैसे कम कैसे ज़्यादा होती है। एक मछली होती है जो तालाब में पाली जाती है, जो तालाब में पाली जाती है, जिसको मतलब कारोबार के हिसाब से लोग पालते हैं। वो मछली जब बाज़ार में आती है तो उसकी कीमत कम होती है। उसके बरक्स वो मछलियाँ जो नदियों में पलती हैं उनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो मछलियाँ समंदर से पकड़ी जाती हैं, समंदर से लाई जाती हैं, उनकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है। इसकी वजह मालूम है आपको? मैं बच्चों से पूछना चाहूँगा, समंदर की मछली, तालाब की मछली और नदी की मछली, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये नहीं कि समंदर बड़ा होता है, नदी से छोटी होती है, तालाब से छोटा होता है, ये फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि जो तालाब में जिन मछलियों को हम पालते हैं, हम उनके आराम का इतना लिहाज करते हैं, उनको खुराक फराहम करते हैं और उनकी जितनी ज़रूरियात हैं सब हम फराहम करते हैं। उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जो मेहनत नहीं करते हैं उनकी कीमत समाज में भी कम होती है, तालाब में भी कम होती है, समाज में भी कम होती है। दूसरी चीज़, जो मछलियाँ नदियों में होती हैं उन्हें अपने खुराक का इंतजाम खुद करना होता है, इसलिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ
उन्हें बड़ी मछलियों से ख़तरा भी होता है, जिनका दिफा करने के लिए वो और मेहनत करती हैं। वो दिन भर दौड़ते भागती रहती हैं। आप नदियों में देखिए मछलियों को कि वो कभी एक जगह रुकेंगी नहीं, वो दौड़ भाग करती हैं। उसकी वजह यह है कि उन्हें दूसरी मछलियों से ख़तरा होता है। उस खतरे से बचने के लिए वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं, बचती हैं, अपना दिफा करती हैं, और इस दिफा की वजह से उनके अंदर तवानाई पैदा होती है, और वो तवानाई जो है मछलियों के टेस्ट में भी आता है। इसलिए उन मछलियों की कीमत ज़्यादा होती है। और जो समंदर में होती हैं वहाँ और ख़तरा होता है, वहाँ ज़्यादा ख़तरा है, वहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, तो उनसे बचने के लिए उनको हमवक्त मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सरगर्म रहना पड़ता है। तो जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो बच्चे ज़्यादा कंपटीशन में शामिल होते हैं, जो बच्चे मतलब ज़्यादा ख़तरात में होते हैं, वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसलिए आपने अपनी आशाइश का ख्याल मत रखिए, अपने ख़तरात का ख्याल मत रखिए। जिनको जितनी परेशानियां लाहक होंगी, जिनको जितने मसाइल होंगे, और उन मसाइल से जो बाहर निकल सकें, जो अपने कामयाब होंगे, वो ज़्यादा समाज के लिए भी काबिल कबूल होंगे। ये होगी एक बात मेहनत की। दूसरी चीज़ यह है कि जो कुछ करना है अपने तजर्बे से हासिल करो। सुनी सुनाई बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कोर्स करने से क्या फ़ायदा, उसमें बच्चा बेरोज़गार है, वो फला इंजीनियर बन के घूम रहा है, वो इंजीनियर बन के वहाँ कपड़े की दुकान लगा के रखा है, वो का नाम है सीए बना हुआ है, उसके पास काम नहीं है, वो का नाम जो वकील बना हुआ है, वो का नाम वो कोर्ट के बाहर जो है एफिडेविट बनाने के लिए दौड़ रहा है। इस तरह की बातें हम सुनकर कभी कभी ऐसा होता है कि हमको मतलब ये सब करके क्या मतलब है। ऐसा नहीं है। जैसा कि मुबारक काबली साहब अक्सर लिखते हैं कि लोग कहते हैं कि जो 100% मैंने 100 इंजीनियर पास होते हैं तो उसमें से 40 कामयाब होते हैं और 60 जो है समाजी में ज़िंदगी में नाकाम रहते हैं। तो वो 60 सुनकर हम जो है थक हार के बैठ जाते हैं, लेकिन हम उन 40 नहीं सोचते जो कामयाब हैं। हमें सोचना चाहिए उन 40 के बारे में। इसलिए कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अमली तौर पर उसका जायज़ा लेना चाहिए। मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करूँगा। अगर आपको सुनने में आए ऐसा कि 2 लोग हैं, एक का नाम है आरिफ, एक का नाम है कामिल। हमें सुनने में आया कि दोनों जो है दौड़ के मुकाबले में आरिफ ने 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी की, और कामिल ने उसी सफ़र को, वो 1 किलोमीटर के सफ़र को 50 मिनट में पूरा किया। हमारा फौरी रिएक्शन क्या होगा? कौन फातेह रहा? जिसने 50 मिनट में सफ़र पूरा किया। लेकिन अगर उसके अगले ही पल हमको ये मालूम पड़े कि जो सफ़र 50 मिनट में पूरा किया है उसकी उम्र 35 साल है, और जिसने 1 घंटे में पूरा किया है उसकी उम्र 65 साल है, हमारा जो तज़रिया है वो पलट जाएगा। हम कहेंगे 65 साल वाला कामयाब है, भले 10 मिनट ज़्यादा लिया है लेकिन वो कामयाब है। लेकिन अगर उसके बाद हमें ये मालूम पड़े कि जो 65 साल वाला है वो दोनों पैर से सलामत हैं, लेकिन जो 35 साल वाला है वो एक पैर से माजूर है, वो बैसाखी के ज़रिए सफ़र पूरा किया, फिर हमारा फ़ैसला क्या होगा? फिर हम जो है अपना फ़ैसला बदल लेंगे। हम बोलेंगे जो एक पैर से माजूर है वो उसका कारनामा बड़ा है, वो ज़्यादा उसकी बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर हम उसके बाद हमें सुनने में आए कि जो एक पैर से माजूर है लेकिन नौजवान है, वो एक बैसाखी के सहारे चलता है, लेकिन वो एक ऐसे रास्ते पे गया जो बिल्कुल शफ़ाफ़ है, साफ़ सुथरा है। उसके बरअक्स जो 65 साल का है, जो उसने 1 घंटे में पूरा किया है, वो एक ऐसे रास्ते से गया जिस पे कंकर पत्थर बहुत ज़्यादा हैं और वो बगैर चप्पल जूते गया। फिर हम क्या कहेंगे? फिर हमारा फ़ैसला बदल जाएगा। तो हम फैसलों के दरमियान झूलते रहने से बेहतर है कि पूरी जानकारी एक मुश्त हासिल करें और फिर फैसला करें, वो फैसला ज़्यादा कारगर साबित होगा। और एक तीसरी बात जो हम सबको मतलब उस पर अमल करना चाहिए, वो बच्चे हों, बड़े हों, ख़वातीन हों, मर्द हों, बुज़ुर्ग हों, सबको, कि हमें अपना माफ़ूज़ ज़मीर बयान करने की कोशिश करनी चाहिए। आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी है। हम अपनी बात को अपने अंदर ही रख लेते हैं, या हम कहते हैं तो उसको ठीक से कह नहीं पाते, कहने की कोशिश नहीं करते। अपना माफ़ूज़ ज़मीर बयान करने के लिए हमें जो है हमें अपनी बात है उसे बहुत साफ़ तरीके से कहना चाहिए। इसके लिए भी मैं मिसाल दूंगा छोटी सी
और मैं इसी मिसाल के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा, अपनी जगह में लूँगा, आपके दरमियान बहुत ज़्यादा मैं हायल नहीं रहूँगा। ये मिसाल है कि मुझसे मिलने के लिए 2 बच्चे आए, उसमें से एक बहुत गंदा बच्चा था। मैंने दोनों को डांट के भगा दिया कि जाओ जल्दी से नहा के आओ। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे आए। अब बताइए वो बच्चों में से कौन नहा के आया? कौन नहा के आया? जो गंदा था? नहीं, इसलिए कि उसे नहाने की आदत ही नहीं है। वो अगर नहाने की आदत होती तो नहा के आया होता। फिर कौन नहाया? जो नहाया हुआ था। वो इसलिए नहीं नहाएगा कि उसको नहाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर क्या हुआ? दोनों नहा के नहीं आए। नहीं, एक को नहाने की ज़रूरत थी इसलिए वो नहा कर आया, एक को नहाने की ज़रूरत नहीं थी इसलिए वो नहा कर नहीं आया। ये भी गलत हो सकता है, इसलिए कि एक को नहाने की आदत नहीं है, एक को नहाने की आदत है, इसलिए दोनों नहा के आए। तो कहने का मतलब यह है कि एक ही बात को आप जिस तरह से पेश करना चाहेंगे उसे पेश कर सकते हैं, और उसे पेश करने का आपको फ़न आना चाहिए। मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। शाहिद साहब जो हम लोगों के हमसे गोशगुजार हो रहे थे, सर के लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़रती है रकम करते रहेंगे।